हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक एड्रेस हमने पढ़े थे आईपी एड्रेसेस, अब हमारे पास आ गए मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस होते क्या है? मैक एड्रेसेस यूनिक एड्रेसेस होते हैं 48 बिट्स के। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे एनआईसी कार्ड होता है उस एनआईसी कार्ड पे प्रिंटेड होता है हमारा मैक। ठीक है, और इसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। आईपी को हम क्या बोल रहे थे? कम ऑन, आपको याद होना चाहिए। आईपी एड्रेस को हम क्या बोल रहे थे? आईपी एड्रेस को हम बोल रहे थे लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, और मैक एड्रेस को हम क्या बोल रहे हैं? फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये एक सेट ऑफ टाइम के लिए ही हमारी मशीन को अलाउड होता है। ठीक है, और उस सेट ऑफ टाइम के बाद जब इसकी लीज खत्म हो जाती है तो ये आईपी एड्रेस हो सकता है हमारी मशीन को डिफरेंट मिले। ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो हमारी मशीन का किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस इज ए परमानेंट फिजिकल एड्रेस ऑफ ए मशीन। ठीक है, उसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है 48 बिट्स का। और ये होता क्या है? ये होता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। हेक्साडेसिमल मतलब हमने पहले भी पढ़े थे 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़े थे। नंबर सिस्टम हम सबको पता होने चाहिए, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है, जिस तरह से हमारा IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो जो मैक एड्रेस है उसका रिप्रेजेंटेशन इन तरीकों से होता है। ठीक है, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन सही है, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन सही है, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है, हाइफन से भी इसे डिनोट किया जा सकता है, कॉलन से भी इसे डिनोट किया जा सकता है, एंड इसे डॉट से भी जो है वो डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका एक पीरियड है, ये इसका दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, ये इसी तरह से इसे इसमें भी डिनोट किया जा सकता है, इसे इसमें भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है मैक के। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के। ठीक है, अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल में ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल होती हैं कि 48 बिट्स का ये एड्रेस होता है, एनआईसी पे हमारे होता है, और फिजिकल एड्रेस होता है मशीन का जो चेंज नहीं होता है। सिर्फ एनआईसी की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने भी डिवाइसेस रहते हैं जो नेटवर्क पे एक्सेस किए जाते हैं या जो नेटवर्क पे ट्रैवल करते हैं, सबके पास अपना मैक एड्रेस होना ज़रूरी लाजमी होता है। बिना मैक एड्रेस के आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, मैक एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो मशीन है वो नेटवर्क पे ट्रैवल कर सकती है। आईपी एड्रेस की तरह मैक एड्रेस भी एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। ठीक है, जिस तरह से हम रेसिपी नहीं बनाते हैं उसमें एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है नमक। ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस भी हमारे नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अब मैक एड्रेस में हमारे पास ये जो उसके पीरियड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स हैं। ठीक है, अब इन 6 पीरियड्स में ये जो स्टार्टिंग के 3 पीरियड है, ठीक है, ये हमारी होती है वेंडर आईडी। ठीक है, ये हमारी होती है वेंडर आईडी, और इसके जो बाद के 3 बिट्स होते हैं ये हमारी होती है यूजर आईडी। अब इसका क्या मतलब? वेंडर आईडी का क्या मतलब है? जिस तरह से हमने आईपी एड्रेस में पढ़े थे ना, आईपी एड्रेस में क्या था? एक नेटवर्क बिट्स होती थी और होस्ट बिट्स होती थी। ठीक है, नेटवर्क बिट्स क्या डिनोट करती थी? वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, और जो होस्ट बिट है वो क्या डिनोट करती थी कि ये जो होस्ट बिट है वो हम इन यूजर्स को दे सकते हैं। सिमिलर वे में वेंडर आईडी क्या है? वेंडर आईडी ये बताता है कि आपकी जो मशीन है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस वेंडर से, किस कंपनी से, किस वेंडर से बिलोंग करता है। और जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी ये डिनोट करती है कि वो किस यूजर को अलाउड हुआ है।
ठीक है, किस यूजर को अलाउड हुआ है। ठीक है, जिस तरह से ये हमारे पास एक मैक एड्रेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैक एड्रेस है, ठीक है, तो स्टार्टिंग की ये 00A0CC, ठीक है, ये बिट्स है क्या, ये वेंडर आईडी है। ठीक है, वेंडर आईडी मतलब मान लीजिए ये HP की वेंडर आईडी है, HP जो अपनी मशीन्स बनाता है, ये HP की वेंडर आईडी है। ठीक है, तो HP की वेंडर आईडी का क्या मतलब हुआ कि HP जो जितने भी अपनी मशीन्स बनाएगा, जिनका मैक देगा, इसके स्टार्टिंग के ये पीरियड A0CC, स्टार्टिंग के ये पीरियड बिल्कुल सेम रहेंगे इसकी हर मशीन में, और ये जो इसके आगे के ये 3 पीरियड्स हैं, इनके अंदर ये इंक्रीमेंट करके ये इतने कॉम्बिनेशन अपने यूजर्स को दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए 00A0CC 23AF4A करके इसने एक NIC कार्ड बनाया। ठीक है, इसने एक NIC कार्ड बना के अपने एक लैपटॉप में लगाया, HP ने एक लैपटॉप में लगाया और एक उसे यूजर को दे दिया। ठीक है, तो उसका NIC उसका मैक एड्रेस ये हो गया। ठीक है, और एक और लैपटॉप बनाया उसने, तो 00A0CC23AF4A की जगह AB कर दिया उसने, और AB करके उसने एक दूसरा NIC कार्ड के ऊपर उसे अलाउड किया और उसे लैपटॉप में लगा के और अपने दूसरे यूजर को दे दिया। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के बिट है ना, ये स्टार्टिंग के जो पीरियड है, ये पीरियड मैक एड्रेस में वेंडर आईडी कहलाते हैं, और वेंडर आईडी जो होती है वो ये डिनोट करती है कि जो आपका प्रोडक्ट है, वो जो आपका डिवाइस है, वो किस वेंडर से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये जो आगे की हमारी यूजर आईडी है, इस यूजर आईडी को जो होता है, ये यूजर आईडी ये डिनोट करती है कि कौन से यूजर को वो डिवाइस अलाउड हुआ है। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट करके हम जो डिवाइसेस को मैक एड्रेस अलाउड करके हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई वेंडर आईडी और एक होती है यूजर आईडी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टर्म्स, और टेक्निकल टर्म में हम जाएं तो इन जो 3 पीरियड्स को जिन्हें हम वेंडर आईडी कह रहे हैं, इन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, OUI। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। और जो हमारा यूजर आईडी है, जिसे हम यूजर आईडी कह रहे हैं, वो होता है हमारा यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस, UAA। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर मतलब जैसा नाम से ये डिनोट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनली मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिकली डिनोट करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस मतलब यूनिवर्सली जो यूजर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर अटैच अलाउड करके यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। ठीक है, मैं इसे साफ कर लूं। ठीक है, ओके, ये हमारे कुछ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, OUI है। जैसे सिस्को अगर कोई अपनी डिवाइस बनाएगी, ठीक है, तो सिस्को को ये जो पीरियड्स है, ये जो वेंडर आईडी है, ये अलाउड हो रखी है। ठीक है, गूगल को ये वेंडर आईडी अलाउड हो रखी है। ये जो 3 पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो सेम रहते हैं। ठीक है, अब इनके आगे वो इंक्रीमेंट करके, जैसे सिस्को इसके आगे इंक्रीमेंट करके डिवाइसेस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, गूगल इसके आगे इंक्रीमेंट करके डिवाइसेस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो HP की हमने बात की थी, ठीक है, ये उसका है। ठीक है, वो इसके आगे इंक्रीमेंट करके डिवाइस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये एड्रेस वो सेम रखेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डिवाइसेस जिसके ऊपर आप देखें 3CD9B, ठीक है, ये एड्रेस अगर आप किसी के ऊपर देखें और आगे इंक्रीमेंटल वैल्यू देखें, ठीक है, इसके आगे कोई भी इंक्रीमेंटल वैल्यू देखें, तो इसका मतलब ये कि ये जो डिवाइस है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है HP से। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा जो है, ये इसका, ठीक है, ये इसका हमारे पास OUI है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो ये हमने कुछ फेमस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके OUI को डिस्कस कर लिया। ये हमारी वेंडर आईडीज है। ठीक है, जो हमारे वेंडर को बिलोंग करती है, जो ये बताती है कि ये जो डिवाइस है वो किस वेंडर से बिलोंग करता है हमारा। ठीक है,
मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है IEEE 802 स्टैंडर्ड जो है वो डेटा लिंक लेयर को 2 सब लेयर्स में डिवाइड करती है। ठीक है, आपको OSI लेयर मॉडल याद होना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फाइनल वन इज फिजिकल लेयर। ठीक है, ये 7 लेयर्स हमारे पास थी। तो ये जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है ना, आज हम इस डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक का जो भी काम होगा वो हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम होगा। ठीक है, तो जो डेटा लिंक लेयर है उसे सब डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, इस IEEE 802 स्टैंडर्ड ने, ठीक है, इसे सब डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट हो गया हमारे पास LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा हो गया हमारे पास मैक। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये जो मैक होता है हमारा वो डेटा लिंक लेयर की इस सब लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस सब लेयर में काम आता है जो हमारा मैक एड्रेस होता है। ठीक है, फिलहाल हम इतना समझते हैं कि लॉजिकल लिंक एड्रेस, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती क्या है। जब हमारे पास डेटा ट्रैवल करता है, मतलब जब हमारे पास से डेटा जाता है तो उस डेटा के साथ जो होना होता है वो कौन तय करता है? वो तय करता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और जब हम डेटा रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद जब डेटा हमारे पास आता है तो वो कौन देखता है? वो हमारा देखता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, तो 2 सब लेयर्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डेटा लिंक लेयर को, और 2 सब लेयर्स थी, वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब हमारे पास डेटा रिसीव होता है, मतलब जो डेटा हमारे पास यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, डेटा बॉटम टू टॉप जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ क्या टास्क परफॉर्म होना है वो हमारा LLC देखता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और जब हमारा डेटा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, हाँ, जब हमारे पास से ट्रैवल कर रहा है, टॉप टू बॉटम प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, तो उसके साथ क्या होना है वो हमारा देखता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हमने इसी तरह से तो पढ़ा था ना कि जो OSI लेयर की 7 लेयर्स थी, 1 2 3, सॉरी ऊपर से दे दिया मैंने, नीचे से होती 1 2 3, इसी तरह से जो 7 लेयर थी, तो जब हमारे पास डेटा जाता है तो इस तरह से डेटा जाता है, रिसीव होता है तो इस तरह से डेटा रिसीव होता है। ठीक है, तो जब इस तरह से डेटा हमारे पास जा रहा है तो जाते वक्त जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मैक, और रिसीव होते वक्त जो लेयर उस डेटा के साथ जो कुछ भी टास्क परफॉर्म करती है वो होती है हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, काफी ज्यादा बोल लिया मैंने। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लेयर 3 कैपेबल डिवाइस एंड लेयर 2 कैपेबल डिवाइस। अब ऐसी कोई भी डिवाइस, ठीक है, ये स्लाइड हमने पहले भी देखी है, ठीक है, ये स्लाइड हम आज इसमें देख रहे हैं हमारे इस सेशन में। तो कोई भी ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो लेयर 3 के इंफॉर्मेशन को पढ़ सके, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस तो चलिए छोड़िए, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन या लेयर 3 के जो एड्रेस है उसको पढ़ सके। लेयर 3 का एड्रेस कौन सा? IP एड्रेस, ये रहा जो हमने पढ़ा था, ठीक है। लेयर 3 जो हमारी नेटवर्क लेयर थी, ठीक है, तो नेटवर्क लेयर के जो एड्रेस को पढ़ सके, लेयर 3 के एड्रेस को पढ़ सके, वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है? वो डिवाइस हमारा कहलाता है लेयर 3 कैपेबल डिवाइस। और जो उस एड्रेस को परफॉर्म कर सके, उसको प्रोसेस कर सके, वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है? लेयर 3 प्रोसेसिंग डिवाइस। सिमिलर वे में जो हमारा लेयर 2 है, लेयर 2 पे हमारे जो डिवाइस जो लेयर 2 के एड्रेस को पढ़ सके, लेयर 2 का कौन सा एड्रेस? लेयर 2 का एड्रेस होता है हमारा मैक एड्रेस, ठीक है, लेयर 2 का एड्रेस होता है हमारा मैक एड्रेस। तो वो डिवाइस जो लेयर 2 के एड्रेस को पढ़ सके, ठीक है, वो डिवाइस हमारा कहलाता है लेयर 2 कैपेबल डिवाइस, ठीक है। और वो डिवाइस जो लेयर 2 के एड्रेस को प्रोसेस कर सके, वो कहलाता है हमारा लेयर 2 प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मली होता है स्विच।
और लेयर 3 का जो नॉर्मली डिवाइस होता है वो होता है राउटर, ठीक है। तो ये है स्विच, ये है राउटर, ठीक है। राउटर जो है वो आईपी एड्रेसेस पे डिसीजन होता है, वो परफॉर्म करता है। राउटर के अंदर जो है वो एक राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। ये राउटिंग टेबल ये हमने पढ़ी थी, इसके ऊपर वो डिसीजंस परफॉर्म कर रहा होता है। और जो हमारा स्विच रहता है, स्विच के पास अपनी एक मैक टेबल रहती है, ठीक है। मैक टेबल रहती है, मीडिया जो मैक एड्रेस टेबल रहती है, ठीक है। इस मैक एड्रेस टेबल के बेस पे वो डिसीजन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें मैक एड्रेसेस को वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये मैंने टाइप की है और ये मैंने इमेज लगाई है, क्योंकि मेरी जो श्रद्धा नहीं हुई कि मैं इतने सारे मैक एड्रेसेस टाइप करूं और फिर ये सारी चीज़ें लिखूं, सो मैंने इमेज चिपका दी, ठीक है। तो जो भी डिवाइसेस जो हमारी आईपी एड्रेस पे काम कर सके वो हमारी लेयर 3 कैपेबल डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है, जो कि हमारी नॉर्मली राउटर होती है। और जो हमारी मैक एड्रेस को पढ़ सके, मैक एड्रेस को प्रोसेस कर सके, वो हमारी कहलाती है स्विच, ठीक है। जैसे स्विच जो है वो डिसीजन कैसे लेगा, मान लीजिए PC1 को PC2 को मान लीजिए PC1 है, ओ कलर सेम हो गया, PC1 है, ये PC2 है, ठीक है। और PC1 को PC2 के पास कोई फ्रेम भेजना है, तो यहाँ से वो फ्रेम जनरेट करेगा, जनरेट करके वो स्विच के पास भेजेगा। स्विच अपनी मैक टेबल में चेक करेगा कि 0026462112CE कहाँ पर है, उसे ये एड्रेस मिल जाएगा अपनी टेबल में। उसे एड्रेस मिलेगा तो वो देखेगा कि वो उसके कौन से पोर्ट नंबर से जुड़ा हुआ है, पोर्ट नंबर 0/3 से, तो वो उसे यहाँ पे फेंक देगा, ठीक है। उस फ्रेम को यहाँ पे फेंक देगा और ये उस पीसी को मिल जाएगा। इस तरह से हमारा स्विच काम करता है, ठीक है। तो हमने राउटर और स्विच की थोड़ी बहुत वर्किंग देख ली है। हमने ये देख लिया कि लेयर 3 और लेयर 2 कैपेबल डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, मुझे दोष मत दीजिए, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अब जितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर होंगे उतना बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैपिंग ऑफ लेयर 2 एड्रेस टू लेयर 3 एड्रेस, ठीक है। अब बार बार हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि लेयर 2 एड्रेस कौन सा है, लेयर 3 एड्रेस कौन सा है, ठीक है। लेयर 2 एड्रेस कौन से हैं? लेयर 2 एड्रेस हमारे आ जाते हैं मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस। और लेयर 3 एड्रेस हमारे कौन से आते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अब जो होता है वो लेयर 2 और लेयर 3 एड्रेसेस आपस में मैप किस तरह से होता है, ठीक है। अब कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होने के लिए क्या होता है, हमारे पास दोनों एड्रेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस। तो उन दोनों एड्रेसेस को कोई ऐसा प्लेस तो होगा जहां पे वो दोनों एड्रेसेस स्टोर होंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। कि इस मशीन का मैक एड्रेस ये है, इस मशीन का मैक एड्रेस ये है, इस मशीन का मैक एड्रेस ये है, ताकि अगर मैं कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करूं तो मैं एग्जैक्ट उस मशीन तक पहुंच सकूं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं आईपी एड्रेस का और मैक एड्रेस का, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको कोई लेटर भेजा, ठीक है, और लेटर में मैंने ये लिख दिया, ठीक है, लेटर में मैंने लिख दिया कि गांधीनगर सेक्टर नंबर 4, ठीक है। तो गांधीनगर सेक्टर नंबर 4 हमारा क्या डिनोट कर रहा है? ये हमारा डिनोट कर रहा है आईपी एड्रेस, ठीक है। कि मैंने आईपी बता दिया पोस्टमैन को कि गांधीनगर सेक्टर नंबर 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे सिर्फ आईपी के साथ भेज दूं कि गांधीनगर सेक्टर नंबर 4 चले जाओ, ठीक है, तो वो तो पागल हो जाएगा। गांधीनगर मान लीजिए काफ़ी फैला हुआ बड़ा सारा एरिया है और उस गांधीनगर सेक्टर 4 के अंदर जो है कई सारे सेक्टर 4 डिवाइडेड हैं, गांधीनगर सेक्टर 4, गांधीनगर सेक्टर 4, गांधीनगर सेक्टर 4, ठीक है। तो एक आईपी एड्रेस से जो हमारा पैकेट है या जो हमारा मैसेज है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच सकता, डोर टू डोर डिलीवरी हमारे मैसेज की नहीं हो सकती।
हमारे मैसेज की डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए हमें उसे एग्जैक्ट एक और एड्रेस बताना पड़ेगा, ठीक है। और उस एड्रेस में हम उसे क्या बताएंगे कि भाई ठीक है, प्लॉट नंबर 16A, गली नंबर 3, गांधीनगर, सेक्टर 4, ठीक है। तो हमने उसे प्रॉपर हमारा प्लॉट नंबर, ठीक है, प्रॉपर हमारा प्लॉट नंबर, हमने उसे गली नंबर और उसके साथ सेक्टर एंड गांधीनगर, ठीक है, हमने उसे पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया। तो अब इससे क्या होगा, वो एग्जैक्ट उस लेटर को या उस मैसेज को हमारे डोर पे डिलीवर करेगा, ठीक है। मेरे डोर से उठाएगा, आपके डोर पे डिलीवर करेगा। तो ये डोर टू डोर डिलीवरी हो गई। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि उसके पास कंप्लीट एड्रेस हो। और एक मैसेज की डिलीवरी के लिए, ठीक है, एक मैसेज के डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कंप्लीट एड्रेस नेटवर्किंग में होते हैं, वो ये दो होते हैं जो एक मैसेज को डोर टू डोर डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसका आईपी एड्रेस, मशीन का आईपी एड्रेस विद मैक एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तभी वो हमारा मैसेज एग्जैक्ट डोर टू डोर डिलीवर होगा, ठीक है। इसमें से अगर एक चीज भी हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास मैक है, आईपी नहीं है, तो भी वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे पास आईपी है, मैक नहीं है, तो भी हमारे पास वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। ये दोनों मिलके ही हमारा कंप्लीट एड्रेस बताते हैं, हमारी मशीन का कंप्लीट एड्रेस, कि गांधीनगर सेक्टर 4 गली नंबर 4 प्लॉट नंबर 15A में आपको वो बंदा मिलेगा जिससे मुझे बात करनी है, जिसे मुझे वो लेटर पहुंचाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एड्रेस हमारे दो इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके होगा, आईपी एड्रेसेस एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, इन दोनों एड्रेस को। अब ये जो हमारा कंप्लीट एड्रेस है, ये कंप्लीट एड्रेस को कंटेन करना, मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ARP अपने अंदर कंटेन करके रखता है आईपी एड्रेसेस को और उनके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेसेस को, ठीक है। कि मान लीजिए 10.1.10.1, ठीक है, ये किसी मशीन का आईपी एड्रेस है, तो उसका जो मैक एड्रेस है वो ये है। ये ARP जो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसने अपनी ARP टेबल के अंदर इसे कंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। एक एंट्री उसने अपने ARP टेबल के अंदर बना के रखी हुई है, ठीक है, कि ये आईपी है, इस आईपी का जो है वो फिजिकल एड्रेस ये है, इस आईपी का 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 ये है, ये है, ये है, ये है एंड ये है, ठीक है। तो ARP क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है लेयर 2 के एड्रेस की लेयर 3 के एड्रेस के साथ मैपिंग के लिए, ठीक है। ARP जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और जो ARP टेबल होती है, ठीक है, ये जो ARP टेबल है, ये जो हम देख रहे हैं, ये ARP टेबल अपने अंदर जो एंट्री होती है, जो मैक और जो आईपी की एंट्री होती है, वो उसे कितनी देर के लिए कंटेन करके रखता है, वो 300 सेकंड के लिए उसे कंटेन करके रखता है। 300 सेकंड के बाद वो अपनी ARP टेबल को अपडेट करता है और अनयूज्ड जो, या अनयूज्ड का मतलब काफी टाइम से जो आईपी और जो मैक यूज नहीं हुए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो उस एंट्री को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। और न्यू एंट्री को उसके अंदर, अपनी न्यू एंट्री को उसके अंदर चढ़ा लेता है, ठीक है। 300 सेकंड के बाद, हर 300 सेकंड के बाद ARP टेबल को वो अपडेट करता है, ठीक है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP से अगर हमारे पास एक आईपी एड्रेस है जिसका हमें मैक एड्रेस, ठीक है, जिसका हमें मैक एड्रेस नहीं पता, तो ARP क्या करेगा, ARP हमें उस आईपी के रिगार्डिंग जो मैक एड्रेस है वो हमें लाकर दे देगा। सिमिलर वे में अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन हो कि हमारे पास मैक एड्रेस है और हमें उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस नहीं पता मशीन का, तो ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो हमें मैक एड्रेस के रिगार्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो हमें लाकर दे देगा।
नॉर्मली ये जो मेथड है जिसमें हम आईपी से मैक ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आता है आर्प के अंदर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर। और ये जो सिचुएशन सेकंड है जिसमें हम मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस ले रहे हैं, ये आता है हमारा रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। रिवर्स मतलब हमने इसकी जो आर्प हमारा काम हुआ क्या रहा था, आईपी से मैक को फाइंड करने के लिए, तो हम अगर मैक से आईपी फाइंड करना है तो हम रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक है, आर्प की तरह, ठीक है। आर्प हो गया, पिंग हो गया, ये जो सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टूल्स को और इन जो कमांड्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें मैक एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमें आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है, कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर आप अपने मशीन के अंदर CMD खोलें, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, और अगर आप उसमें ARP-A टाइप करें तो आपके अंदर भी जो आपकी मशीन के अंदर भी जो आर्प टेबल होगी, ठीक है, जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की जो टेबल होगी वो इसी तरह से शो होगी, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट एड्रेसेस रहेंगे कुछ जो आपके आर्प टेबल जो आपकी मशीन जानती होगी, और उन इंटरनेट एड्रेसेस के मतलब करस्पॉन्डिंग कुछ फिजिकल एड्रेसेस होंगे जो आपकी मशीन जानती होगी कि इस आईपी से ये फिजिकल एड्रेस है, इस आईपी से ये फिजिकल है, इस आईपी से ये फिजिकल एड्रेस है, इस आईपी से ये फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। तो और ये जो है ये इंटरफेस 10.1.10.55 ये आपका खुद का आईपी एड्रेस है, आपकी इस मशीन का आईपी एड्रेस है, जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं, जिस मशीन से आप आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ये चीज करके देखिए, CMD खोलिएगा और उसमें ARP-A टाइप करके देखिएगा, ठीक है। चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ओके, हमने आईपी एड्रेसेस पढ़ लिए, हमने मैक एड्रेसेस पढ़ लिए, अब हमने जो है 3-वे हैंडशेकिंग पढ़ ली, TCP कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कैसे होता है वो पढ़ लिया, TCP कम्युनिकेशन को किस तरह से एस्टैब्लिश करता है, क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रियल एनवायरनमेंट में किस तरह से मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। अभी तक आपने जो भी थ्योरेटिकल चीज़ अभी तक आपने पढ़ी है, इस प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आप उस चीज़ को रिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। हमारे पास दो होस्ट हैं, ठीक है, ये मान लीजिए होस्ट A है और ये है होस्ट B, ठीक है। इन दोनों होस्ट, ठीक है, इन दोनों होस्ट का आईपी एड्रेस है 1.50 एंड 1.60, ठीक है। अब हमारे पास जो होस्ट A है वो होस्ट B से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। तो होस्ट A ने, जो कि एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, हमने लेयर्स पढ़ी हुई हैं, तो अब किसका क्या काम है ये हमें बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर कहती है, जो होस्ट A है वो एप्लीकेशन लेयर कहती है कि नेटवर्क की क्या एक रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है 192.168.1.60 से, क्या इस मशीन से एक रिलायबल कम्युनिकेशन मेरे लिए तुम एस्टैब्लिश कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर ने बोला ठीक है मैं कर सकता हूँ। अब रिलायबल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, इसका मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए TCP,
ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, वही रिलायबल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने बोला ठीक है मैं टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करूंगा और आपके लिए एक सेशन एस्टैब्लिश कर देता हूं जो कि 192.168.1.60 से मैं कनेक्शन एक सेशन एस्टैब्लिश कर देता हूं। इसने सेगमेंट भेज दिया नेटवर्क के पास। नेटवर्क ने बोला कि ठीक है अब मेरे पास आईपी एड्रेस है, मुझे इस आईपी एड्रेस पे एक पैकेट भेजना है कि आपको उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, मैं लेयर 2 के पास मेरा पैकेट भेज देता हूँ कि इससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा दे। ठीक है, ये अभी तक जो हमने लेयर्स के काम पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए या आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर ने क्या किया, पैकेट जनरेट करके उसने लेयर 2 के पास भेजा, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट आया। ठीक है, डेटा लिंक लेयर ने देखा कि मेरे पास एक आईपी आया है जिससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, कि 192.168.1.60 के साथ हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो डेटा लिंक ने बोला कि आर्प टेबल, कि आप आर्प टेबल अपने पास देखिए कि जो 192.168.1.60 है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस है वो आपकी आर्प टेबल के अंदर है कि नहीं। ठीक है, वो आपकी आर्प टेबल के अंदर उसकी एंट्री है कि नहीं। ठीक है, तो आर्प टेबल ने देखा कि ठीक है मैं मेरी आर्प टेबल के अंदर देखती हूँ, तो उसने देखा तो इस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग उसे कोई मैक नहीं मिला। ठीक है, कि जो मेरी टेबल है उसके टेबल के अंदर इस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कोई मैक है ही नहीं। मैं इसके मैक एड्रेस को जानते नहीं। तो डेटा लिंक बोलेगा जब हम इसके मैक एड्रेस को जानते ही नहीं तो हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, कि हमारे पास कंप्लीट एड्रेस तो है नहीं, हमारे पास तो आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस के बेस पे हम कैसे पैकेट भेजेंगे। ठीक है, तो आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलेगा कि ठीक है इस पैकेट को तुम होल्ड करके रखो जब तक मैं इस आईपी के रिगार्डिंग जो मैक एड्रेस है, जब तक मैं उसका मैक एड्रेस लेकर आता हूं तब तक तुम इस पैकेट को होल्ड करके रखो। ठीक है, इसको हमारे जो पार्किंग लॉट है उसमें पार्क कर दो। ठीक है, गाड़ी पार्क होती है ना, वैसे उसके पार्किंग लॉट में हमें उस पैकेट को पार्क कर दो। ठीक है, जब तक मैं इसके लिए मैक एड्रेस लेके आता हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा आर्प, क्या करेगा एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। वो बोलेगा कि हेलो, नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्ट करेगा हेलो कि मैं जो हूँ वो हूँ 192.168.1.50। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कि मेरा आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, वो उसने खुद की पहचान बता दी कि हेलो मैं रोहित हूँ और मेरा मैक एड्रेस ये है। ठीक है, तो उसने पहचान बता दी कि हेलो मैं रोहित हूँ और मेरे घर का एड्रेस ये है, और उसने साथ में पूछा कि ये जो है, ये जो आईपी है 192.168.1.60, ये इसका मैक एड्रेस क्या है भाई, ये कौन है, ये कहाँ रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक एक ग्रुप है। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को किसी पर्सन से काम पड़ा। ठीक है, और उस पर्सन का नाम मान लीजिए राहुल है। ठीक है, तो उस ग्रुप में मैं और राहुल के नंबर मेरे पास ऐड नहीं है या मुझे किसी तरह का पता नहीं है कि कौन है, तो मैंने ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा कि हेलो मेरा नाम रोहित है और मैं जयपुर में रहता हूँ और राहुल कौन है, कहाँ पर रहता है। ठीक है, इस तरह से मैं एक मैसेज मैंने जनरेट करके ग्रुप के अंदर भेज दिया। ग्रुप के अंदर भेजा है तो वो जो मैंने मैसेज भेजा है वो क्या है, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है। ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब क्या है कि वो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उस मैसेज को देख सकते हैं। ठीक है, उस मैसेज को देखेंगे और जो भी राहुल होगा वो राहुल मुझे उस ग्रुप के अंदर से मुझे रिप्लाई करेगा कि हाँ रोहित मैं राहुल हूँ और मैं जो है बाड़मेर बीकानेर कहीं भी मैं रहता हूँ। ठीक है, मेरा एड्रेस ये है। ठीक है, सिमिलर वे में जो ब्रॉडकास्ट मैसेज हम जनरेट करके भेज रहे हैं वो नेटवर्क में सब लोग सुनेंगे। जो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगे हमारे, वो सारे डिवाइसेस सुनेंगे। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट मैसेज जाने के बाद
जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज इस तक पहुंचेगा 192.168.1.60, तो ये देखेगा कि मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस आया है जिसमें आईपी है ये 192.168.1.60। अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस मेरे लिए है, ठीक है। तो वो देखेगा कि ब्रॉडकास्ट मैसेज मेरे लिए है और उस ब्रॉडकास्ट मैसेज में मुझसे पूछा गया है कि जो है कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। वो मुझसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और मेरा मैक एड्रेस पूछ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना जो है आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस मुझे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पैकेट जनरेट होगा और पैकेट जनरेट होके वो इस होस्ट के पास जाएगा, और इस पैकेट में क्या रहेगा, इस पैकेट में रहेगा उस आरप का रिप्लाई। वो उस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का रिप्लाई भेजेगा उस अपने मैक एड्रेस के साथ कि ठीक है कि मुझे आपका पैकेट मिल गया है और मैं 192.168.1.60 हूं और मेरा मैक एड्रेस ये है, ठीक है। ये रिप्लाई चला जाएगा होस्ट ए के पास, और होस्ट ए के पास रिप्लाई जाते ही जब उसके पास कंप्लीट एड्रेस पहुंच जाएगा, आईपी एड्रेस तो हमारे पास था ही, आईपी एड्रेस तो हमारे पास था ही जिससे हमें कम्युनिकेट करना था .60। अब उसका जब मैक भी हमारे पास आ गया तो आरप बोलेगी ठीक है, अब मेरे पास आरप टेबल के अंदर कंप्लीट एंट्री आ चुकी है आईपी एड्रेस विद मैक एड्रेस। तो अब हम डोर टू डोर उस मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। तो डेटा लिंक लेयर आगे उस जो फ्रेम है उसको डिलीवर करा देगी कि ठीक है, आप इसके साथ मैक एड्रेस अटैच कर दीजिए, और मैक एड्रेस अटैच करने के बाद आप उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दीजिए डायरेक्टली 192.168.1.60 के पास। तो ये डायरेक्टली डोर टू डोर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली पैकेट होस्ट बी के पास डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है एक सिंपल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है ईथरनेट का हेडर। हमने टीसीपी का हेडर पढ़ लिया, हमने यूडीपी का हेडर पढ़ लिया, वहां पे हमने एक और हेडर की बात की थी जो हमारा ईथरनेट का हेडर था। इसे हम मैक का हेडर भी कहते हैं, मैक का हेडर भी कहते हैं, ठीक है। इस हेडर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो दो हमारे पास फील्ड्स हैं, ये हमारे पास होती हैं 8 बाइट की, ठीक है। 7 बिट ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं प्रिम्बल, और जो 1 बिट होती है ये हमारी होती है स्टार्ट फ्रेम, ठीक है, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलिमीटर, ठीक है। जो 7 बिट्स हमारे रहते हैं ये रहते हैं कुछ इस फॉर्म में, 7 बाइट्स जो हमारे रहते हैं वो इस फॉर्म में रहता है 0 1 0 1 0 1 इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये हमारे कुछ जो होते हैं वो 7 बाइट्स रहते हैं प्रिम्बल। ये प्रिम्बल और स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि यहाँ से आपका जो है ईथरनेट फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। प्रिम्बल क्या करता है, प्रिम्बल ये जो होता है हमारे सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक है उसको सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। उसके सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिम्बल, ठीक है। स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलिमीटर क्या होता है, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलिमीटर जो होता है वो बताता है कि अब यहाँ से आपका जो मैक का एड्रेस है वो अब आपका स्टार्ट हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट जो फील्ड मिलेगी वो डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक की मिलेगी, ठीक है। तो जो प्रिम्बल और जो स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलिमीटर रहते हैं वो ये बताते हैं कि आपके मैक का एड्रेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और आगे जो फील्ड है वो आपके पास मैक डेटा की रहेगी, ठीक है। जो मैक एड्रेस या जो मैक का हेडर है उसके अंदर जो फील्ड्स आती हैं वो आपको फेस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ जाता है जो 6 बाइट्स की रहती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं, वो रहती हैं डेस्टिनेशन एड्रेस की। कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस, मैक डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, जो हमने पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद अगली जो फील्ड रहती है वो रहती है सोर्स मैक एड्रेस की,
ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेस्टिनेशन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सोर्स। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, ये दो फील्ड्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लेंथ। लेंथ उसी तरह से जिस तरह से हमने टीसीपी और यूडीपी के हेडर में पढ़ी थी कि हम यहाँ तक हमारा जो हेडर है उसके बाद हमारा ओरिजिनल डेटा है, तो लेंथ ये डिनोट कर रही है कि जो हमारा इथरनेट का हेडर है उसकी लेंथ क्या है। ये हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा ट्रेवल कर रहा होता है। और फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है, CRC फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये हमारा वही एरर डिटेक्शन, ठीक है, ये वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी टीसीपी के हेडर में कि 10 टाइम 1 है तो वो रिसीवर के साइड पे देखेगा कि कितनी बार 1 है, अगर 3 टाइम्स 1 हुए तो वो रिसीव कर लेगा, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा। बेसिकली ये जो है वो एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है कि जो हमारा फ्रेम है, जो फ्रेम ट्रेवल होके आया है वो फ्रेम जो है बीच में उसकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है, वो ऑफिशियल फ्रेम ही है ना, जैसा चला था वैसा ही हमें डिलीवर हुआ है ना, उसके लिए हमारे पास जो है फ्रेम चेक सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि 64 बाइट से, ठीक है, 64 बाइट से अगर स्मॉलर, ठीक है, 64 बाइट से स्मॉलर फ्रेम अगर हमारे पास अराइव होता है, ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें क्लियर करते हैं, ठीक है। ये सारी फील्ड्स हमने डिस्कस कर ली हैं, ये होती क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये 64 बाइट है, ठीक है, 64 बाइट से स्मॉल 64 बाइट से स्मॉलर, ठीक है, 64 बाइट से स्मॉलर अगर कोई फ्रेम अराइव होता है तो हम उसे कहते हैं बेबी फ्रेम, ठीक है। ये नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है, तो हम उसे कहते हैं बेबी फ्रेम। और अगर कोई फ्रेम 1500 बाइट से बड़ा होता है, ठीक है, अगर कोई फ्रेम ऐसा अराइव होता है जो 1500 बाइट से बड़ा हो तो हम उसे कहते हैं जाइंट फ्रेम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अगर कोई फ्रेम जो कि 64 बाइट से छोटा हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई फ्रेम अराइव होता है जो 64 बाइट से छोटा हो तो हम उसे कहते हैं बेबी फ्रेम। और अगर ऐसा कोई पैकेट जो 1500 बाइट से बड़ा हो, ठीक है, 1500 बाइट से भी ज्यादा बड़ा हो, उसे हम कहते हैं जाइंट फ्रेम, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, बेबी फ्रेम एंड जाइंट फ्रेम, ठीक है। ये ओवरऑल था हमारा ईथरनेट हेडर या मैक हेडर जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफी इजी वे में सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए, आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहें वो आपको मिल सकें। साथ ही RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के FB पेज पे जाके अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई सजेशंस है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।